सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 एक सेट है, सेट नंबर 6IA, ठीक है ना। तो आइए सेट में 2024 का प्यारे बच्चों कराने जा रहा हूँ। जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करते जाइएगा, और जिसको भी इसका आंसर आता हो तो प्यारे बच्चों कमेंट करते रहिएगा, सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। क्या है पहला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये आपका एक वृत्त है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। कह रहा है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु, मैं आपको बता दूं ये एक वृत्त है, ये वृत्त के एक बाह्य बिंदु है। वृत्त का एक कैसा बिंदु है प्यारे बच्चों? बाह्य बिंदु है। और याद रखिएगा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं, अधिकतम संख्या होगी, स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों एक स्पर्श आप ये खींच सकते हैं और एक स्पर्श ये खींच सकते हैं। तो याद रखिएगा किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से, इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या प्यारे बच्चों दो होगी। खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी? दो। याद रखिएगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसको भी आंसर आ रहा हो कमेंट करते रहिए प्यारे बच्चों। क्या है प्रश्न संख्या 2 का हल? कह रहा है बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी पूछे, जब किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी पूछे, जब बाई अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बता देना। बाई अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बोल देना। x का मान कितना है? धन 7। तो धन 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जब किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान बोलना है, और जब किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान बोलना है। तो फाइनली विकल्प सी आपका प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी कहे तो आपको x का मान लिख देना है, x का मान लिख देना है, ठीक है। और अगर x अक्ष से दूरी कहे, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहे तो आपको y का मान लिख देना है। ये बात याद रखिएगा। देखिए y अक्ष से दूरी कही है, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों मैंने x का मान लिख दिया, x का मान धन 7। देखिए इसको राइट कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न प्यारे बच्चों? कह रहा है यदि, यदि मीन्स दिया है, क्या दिया गया है? P sin थीटा इक्वल टू Q cos थीटा। प्यारे बच्चों आपको दिया गया है P sin थीटा इक्वल टू Q cos थीटा। तो करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। करना क्या है आपको, साइन तो यहां पर लिखा है, कॉस को आप गुणा से कहां ले आइए? भाग में ले आइए, कॉस थीटा। क्यू यहां पहले ही से लिखा है, पी को आप गुणा से कहां ले आइए? भाग में ले आइए। तो फाइनली साइन कॉस गुणा से भाग में आ गए, और यहां पहले ही से क्या लिखे थे? क्यू, और पी गुणा से कहां चले गए? भाग में। तो सभी को मालूम है साइन बाई कॉस क्या होता है प्यारे बच्चों? टेन होता है। साइन बाई कॉस हो गया टेन थीटा बराबर क्यू अपॉन पी। चलिए बढ़ते हैं आगे। टेन के लिए सभी को मालूम, टेन एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और टेन के लिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार, ठीक है। क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। तो फाइनली लंब कितना हो गया? Q, आधार कितना हो गया? P। तो जब लंब और आधार हमें पता है तो हम प्यारे बच्चों कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। देख लीजिए साइन को ऐसे ही रखा, कॉस को गुणा से भाग में ले आए, क्यू को ऐसे ही रखा, पी को गुणा से भाग में भेज दिया। साइन बाई कॉस क्या हो गया? टेन हो गया बराबर क्यू अपॉन पी। अब चूंकि ये टेन है तो आपको मालूम है टेन होता क्या है? लंब बटे आधार। तो ये लंब हो गया क्यू,
आधार हो गया P। तो जब आपको लंब आधार मालूम है तो हम क्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जिसका मान चाहिए वो है कोसेक, और जो कोसेक होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। तो हमें कर्ण की आवश्यकता, हमने कह दिया कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर, बताइए लंब कितना है Q का वर्ग धन आधार कितना है P का वर्ग, वर्ग हटेगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा, Q वर्ग धन P वर्ग कह दो, चाहे P वर्ग धन Q वर्ग कह दो, दोनों हैं तो पॉजिटिव ही, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिव है, P वर्ग धन Q वर्ग, वर्ग हटे वर्गमूल चढ़ गए। तो फाइनली करना क्या है, टेन की सहायता से, टेन लंब बटे आधार की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, कर्ण। अब हमको निकालना किसका मान है, चलिए कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो सभी को मालूम है कोसेक होता क्या है, कर्ण बटे लंब। पहचानिए प्यारे बच्चों, कर्ण अभी हमने निकाला है, क्या आया है, वर्गमूल P वर्ग धन Q वर्ग बटे लंब, बताओ कितना था प्यारे बच्चों Q, लंब कितना था Q, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान रख दिया बटे लंब का मान Q रख दिया, और हमने देखा विकल्प वर्गमूल P वर्ग धन Q वर्ग बटे Q, देख लीजिए वर्गमूल P वर्ग धन Q वर्ग बटे Q। तो फाइनली आपका विकल्प ए राइट हो जाएगा। कमेंट करते रहिए जिसको अच्छा समझ में आ रहा हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल की इस क्लास पर, ठीक है। बढ़ते हैं, टेन एक अंश, टेन दो अंश, टेन तीन अंश, डॉट डॉट डॉट, टेन 88 अंश, टेन 89 अंश। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए टेन एक अंश, टेन दो अंश, टेन तीन अंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉट 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 डॉट। एक काम कर लेते हैं, अंतिम वाला है टेन 89 अंश, इससे पहले वाला है टेन 88 अंश, एक और लिख लीजिए इससे पहले वाला टेन 87 अंश, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। आप सभी को मालूम है टेन एक अंश आएगा, दो अंश आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा, ऐसे चलते चले जाएंगे और अंतिम में क्या आएगा, 89 आएगा। तो आप इसके बीच में एक एंगल और आने वाला है, उसको भी लिख लीजिए टेन 45 अंश। देख लीजिए टेन एक अंश, टेन दो अंश, टेन तीन अंश, ऐसे ही चलते चले जाएंगे, टेन 45 अंश, ऐसे ही चलते चले जाएंगे, टेन, ठीक है, 87 अंश, टेन 88 अंश, टेन 89, डॉट 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 का मतलब इसके अंदर के जितने भी पद हैं वो अभी शामिल हैं यहाँ पर, और इसके बाद और इसके बीच के जितने भी पद हैं वो सब शामिल हैं, टेन 46 अंश, टेन 47 अंश, टेन 48 अंश, ये सब शामिल है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो गुणा में संख्याएं लिखी हैं वो टोटल लिखी हैं 89। कितनी लिखी हैं, 89 लिखी हैं। लेकिन क्या होगा जब आप टेन 45 अंश का और सभी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा हुआ है, क्या होगा जब आप टेन 45 अंश का मान रख देंगे कितना, एक, तो एक के गुणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डॉट 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 गुणा एक गुणा डॉट 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 टेन 87 अंश। चेक करिए, आप सभी को मालूम है दो ऐसे एंगल है हमारे पास, ठीक है, जिनका योग 90 हो रहा है, लेकिन हम इनको जानते नहीं हैं, इनका मान हम जानते नहीं हैं। तो हमने बताया था 87 और 3 जुड़कर कितना हो रहा है, 90। तो किसी एक को बदल दो, चलो हम 87 को बदल दे रहे हैं, लिख देंगे 90 माइनस 3। हमने बताया था अगर आप इसको बदलोगे तो 90 माइनस 1 आओगे, 90 माइनस 3 अंश। अगर आप 88, देखिए 88 और 2 कितना हो गया, 90। अगर आप 88 को बदलेंगे तो कहेंगे 90 माइनस 2 अंश, ठीक है, इंटू लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इंटू लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए टेन 89 ये रहा, एक ये रहा, कितना हो गया, 90 हो गया। तो किसी एक को बदलिए, चलिए हम 89 को बदल रहे हैं तो लिखेंगे टेन 90 माइनस, अगर आप इसको बदल रहे हैं तो 90 माइनस क्या कहेंगे, 1। चेक करना, टेन एक अंश ऐसे ही रहेगा, टेन दो अंश ऐसे ही रहेगा, टेन तीन अंश ऐसे ही रहेगा, इंटू डॉट 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 इंटू 1 के गुणा का कोई प्रभाव नहीं। ऐसे यहाँ देखना टेन 90 के केस में क्या बन जाएगा, कॉट 90 माइनस ऑल पॉजिटिव क्या घट रहा है, 3 अंश, इंटू टेन 90 केस क्या बन जाएगा, कॉट 90 माइनस ऑल पॉजिटिव क्या घट रहा है, 2 अंश। टेन 90 केस में क्या बन जाएगा, कॉट 90 माइनस ऑल पॉजिटिव क्या घट रहा है, 1 अंश। तो चलिए टेन एक अंश ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू टेन दो अंश ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू टेन तीन अंश ऐसे ही रहने देते हैं, डॉट डॉट डॉट। और भी कई सारे पद हैं जो इनके बिटवीन हैं,
इंटू, बताओ कॉट 3 अंश को ब्रेक कर दो, कॉट क्या होता है 1/10, कॉट क्या होता है 1/10 3 अंश, 1/10 2 अंश, 1/10 1 अंश। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो बताइएगा। 10 1 अंश से 10 1 अंश, 10 2 अंश से 10 2 अंश, 10 3 अंश से 3 अंश। देखिए 89 पद थे जिसमें से एक पद का मान 45 अंश 1 लिख गया था, 10 45 अंश का मान 1 लिख गया था। कितने बचे थे अब 88, 88 में 44 इधर हैं और 44 इधर है, तो ऐसे ही 44 इधर के 44 इधर से कट जाएंगे, कितने कितने बार 1 1 बार, तो सब गुणा में प्यारे बच्चों 1 1 1 आएगा। तो फाइनली इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, यानी विकल्प डी आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है, तो सभी को मैंने बताया था अगर मूल बराबर हैं तो चलता है d बराबर 0। तो फाइनली हम d का मान निकाल लेंगे, किसका मान निकालेंगे d का। चलिए बढ़ते हैं आगे, 3x² प्लस के 5x माइनस के q इक्वल टू 0। चलिए जब हम इसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे प्यारे बच्चों, तो बताइए a का मान कितना मिलेगा 3, b का मान कितना मिलेगा -5 और c का मान कितना मिलेगा ऋण q। सभी को मालूम है जो x वर्ग के संग होता है वो a होता है (3), जो x के संग होता है वो b होता है (5) और जिसके संग x नहीं होता है वो c होता है, वो कितना हो गया प्यारे बच्चों ऋण q। कितना हो गया ऋण के q। बढ़ते हैं अब आगे, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले d निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए d, विविक्त कर 0 होता है, जब मूल बराबर होते हैं तो d विविक्त कर 0 होता है। तो चलिए विविक्त कर निकाल लेते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान 5, 5 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान 3 गुणा c का मान ऋण q। तो d बराबर 5 का वर्ग कितना हो गया 25, ऋण ऋण का गुणा कितना हो गया धन 4 तिहाई 12 q। देख लीजिए 4 तिहाई 12 q। तो आप क्या कहेंगे, चूंकि मूल समान है या मूल बराबर है, जैसा भी लिखा हो। अच्छा लग रहा हो क्लास को लाइक जरूर करिए सभी प्यारे बच्चों। चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए d बराबर क्या चलेगा 0 चलेगा। चलिए d है क्या, d है क्या प्यारे बच्चों 25 धन 12q बराबर 0, 12q बराबर धन 25 पक्षांतर ऋण 25, q के गुणा में क्या है 12, कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा, ऋण के 25/12। q का मान पूछा था, q का मान आ गया ऋण के 25/12 और विकल्प ए आपका राइट हो गया। अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या है हल, बहुत ध्यान से सुनना। समांतर श्रेणी ऋण के 62, ऋण के 59, कॉमा डॉट 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 कॉमा 7 कॉमा 10 का 11वां पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है 11वां पद, कहीं नहीं लिखा है ऐसा अंत से प्रारंभ से, आपसे 11वां पद कह रहा है। 11वां पद मतलब आपको क्या निकालना है a11 निकालना है। a11 का फार्मूला होता है a धन 10d। अब a धन 10d यानी 11वां पद निकालने के लिए a धन 10d, आपको a चाहिए आपको d चाहिए। तो मैं आपको बता दूं जो श्रेणी का प्रथम पद है वो a है, और अगर हमें सार्वंतर d चाहिए तो दूसरे पद को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरे पद को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, दूसरे पद को हम ज्यों का त्यों ठीक है रखेंगे। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद को ज्यों का त्यों रखेंगे, पहले का चिन्ह बदल देंगे। ऋण 62 का क्या हो जाएगा धन 62 हो जाएगा, और 62 में से जब 59 जाएंगे, क्योंकि एक धन है एक ऋण है, जब एक धन एक ऋण होता है तो प्यारे बच्चों घटता है, बड़े से छोटा घटा लेंगे। 62 में से 59 गए, 3 बचे, धन के बड़े हैं धन का चिन्ह। तो चलिए 11वां पद पूछा है a 62 धन 10 गुणे d बताओ कितना है 3 है, ठीक है। ऋण के 62 धन 10 तिहाई 30। फाइनली फिर देख लीजिए एक धन एक ऋण है तो घटेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लीजिए। 62 में से 30 गए 32 और 62 बड़े हैं ऋण के, तो किसका चिन्ह आएगा ऋण का। फाइनली विकल्प बी आपका जो ऋण 32 है वो राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, कह रहा है प्रश्न संख्या 7 यदि PE एक घटना है E
उसकी प्रायिकता दी गई है पीई। तो देखो दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों कि पीई का जो मान है वो 0.05 है, और पीई नहीं का मान आपसे पूछ रहा है। पीई नहीं यानी ई बार का मान आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए एक प्रतिबंध कि पीई प्लस पीई बार दोनों को जोड़कर कितना आता है प्यारे बच्चों? एक। घटना घटने की प्रायिकता, घटना ना घटने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। तो चलिए घटना घटने की प्रायिकता यानी पीई 0.05 आपको दिया है, पीई बार आपको नहीं दिया गया है, यही आपसे पूछ रहा है बराबर एक। तो हमसे पूछा क्या है? पीई बार पूछा है, तो पीई बार को हम यही रहने देंगे, एक की तरफ धन का 0.05 ले जाएंगे, ऋण का 0.05 हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ तो दशमलव के बाद दो स्थान हैं, बट इसमें दशमलव है ही नहीं। तो जब भी कभी भी संख्या में दशमलव नहीं होता है तो उसमें इकाई के बाद होता है। इकाई कौन है? एक। इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, और यहाँ दो स्थान है तो यहाँ दो जीरो बढ़ा लेंगे, -0.05। अब देखिए दूसरे बड़ा कौन है प्यारे बच्चों? बड़ा ये है, बड़े से छोटा घटेगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ आएगी, 10 होंगे, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे। यहाँ से एक आई, यहाँ आई थी तो 10 हुए थे, एक यहाँ चली गई, 9 रह गए, 9 में से कुछ नहीं गए, 9 में से कुछ नहीं गई तो कितना हो गया? 9। ठीक है, दशमलव। अब एक यहाँ था चला गया, यहाँ क्या बचा? 0, 0 माइनस 0 कितना आ गया? 0। तो 0.95 विकल्प डी प्यारे बच्चों आपका राइट हो जाएगा। घटना घटने की प्रायिकता, घटना ना घटने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकताओं का योग प्यारे बच्चों कितना होता है? एक। तो आपको घटना घटने की प्रायिकता दी गई थी पीई, घटना ना घटने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 8 बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो बताइए लाल गेंद, लाल गेंद कितनी है? 3। काली गेंद, काली गेंद कितनी है प्यारे बच्चों? 5 है। काली गेंद कितनी है? 5। बताइए 3 लाल हैं, 5 काली हैं, बताओ कुल गेंद कितनी हो गई? कुल गेंद कितनी हो गई? 8 हो गई। अब कह रहा इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है जिसमें 8 गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें 8 गेंदें हैं, जिनमें 3 लाल हैं और 4 काली हैं। इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो आप कहेंगे निकाली गई। कैसे निकालेंगे? देखिएगा ध्यान से। निकाली गई एक गेंद, निकाली गई एक गेंद के, ठीक है, क्या होने की पूछी है? लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। तो मैंने आपको बताया था कुल संभव परिणाम हर में जाएंगे, यानी कुल संभव परिणाम, कुल गेंदें कितनी है? 8, वो चली गई आपकी हर में। और जिसकी प्रायिकता पूछिए, किसकी पूछिए? लाल गेंद की, तो लाल गेंद है कितनी? 3। अब आप लोग कहेंगे सर कहा एक गेंद है, तो आप 1/8 क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको बता दूं लाल गेंद हैं 3, रेड 1, रेड 2, रेड 3। अब एक गेंद तो निकली है, बट हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी गेंद निकली है, कौन सी वाली लाल निकली है। तो इसीलिए याद रखिएगा जब आपसे लाल की प्रायिकता पूछेगा तो लाल जितनी भी होंगी कितनी है? 3। तो 3/8 और विकल्प आपका प्यारे बच्चों ए राइट हो जाएगा। 3/8 राइट आंसर। जिसको भी अच्छा लग रहा हो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल वीडियो के अंत तक वॉच करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉप 20 क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों। IA सेट है, कौन सा सेट है? 2024 का IA सेट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है चित्र में जो DE है वो पैरेलल है किसके? BC के। DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो मैं आपको बता दूं जब कोई त्रिभुज में, देखिए मैं एक बात लिख रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है
वे बिंदु उन रेखाओं को समान अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। मतलब साफ है, थेल्स प्रमेय है ये। अगर किसी त्रिभुज में, देखिए एक त्रिभुज है कौन सा, ए बी सी। इस त्रिभुज ए बी सी में डी किसके पैरेलल है, बी सी के। देखो इस त्रिभुज ए बी सी में बताओ, इस भुजा बी सी के पैरेलल एक लाइन है डी ई। तो देखो लिखा है डी ई समांतर का ये सिंबल है, डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो अगर एक भुजा के समांतर अगर आप रेखा खींचेंगे तो ये अन्य जो दो भुजाएं हैं, एक ये और एक ये, इनको जहां पर काटेगी, डी और ई पर काट रही है, तो ये डी और ई पॉइंट इन रेखाओं को समान अनुपात में बांट देंगे। यानी ये बटे ये बराबर ये बटे ये। देखना ध्यान से, थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं, ये बटे ये, यानी ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे सी ई। चूंकि सी ई है, ई सी की जगह ई सी भी लिख सकते हैं, लेकिन जो पूछ रहा है उसमें सी ई है, तो हम कहेंगे ए ई बटे सी ई, ए ई बटे सी ई। चलिए बढ़ते हैं, ए डी कितना है, 1.3 है, चित्र में लिखा हुआ है साफ साफ 1.3 है। बी डी या डी बी कितना है, 3.9 है। ए ई कितना है, 1.5 है। सी कितना है पता नहीं, यही तो हमको पता करना है, सी की माप ही तो हमें पता करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ भी एक के बाद दशमलव है और नीचे भी देखो एक के बाद दशमलव है। अगर किसी भिन्न में ऊपर और नीचे समान संख्या के बाद दशमलव हो, ठीक है, तो वो दशमलव से दशमलव छोड़ देते हैं, ऊपर भी एक के बाद नीचे के भी एक, दशमलव से दशमलव क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बताओ यहाँ से जब ऊपर से एक के बाद दशमलव हटेगा तो नीचे 10 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 13 एकम 13, 13 तिहाई 39। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुणे सी ई का 1 में गुणा और 15 तिहाई कितना हो गया 45। तो सी ई बराबर 45, 10 गुणा से कहाँ चले गए, भाग में। तो सी ई बराबर, भाग लगाइए, 10 चक्को 40, कितना बचा 5, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 10 पंचे 50। यानी सी ई की जो माप है वो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। देख लीजिए, समझ लीजिए, थेल्स प्रमेय। अगर किसी भुजा के जब ये समांतर होगी तो ही ये बटे ये बराबर ये बटे ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है चित्र में त्रिभुज एम एन एल, ये देखिए एम एन एल ये त्रिभुज है और पी क्यू आर एक ये त्रिभुज है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल एम और एंगल क्यू इक्वल है, और जो कि 70 डिग्री है। एंगल एम एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी 70 है, ये भी 70 है। फिर कह रहा एम एन 3 है, एम एल 4.5 है, पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा निम्न में से कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है कि त्रिभुज एन एम एल किसके समरूप होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बताओ एंगल एम किसके बराबर है, एंगल क्यू के। एंगल एम किसके बराबर है, एंगल क्यू के। तो बताइए एंगल एम यहाँ पर कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा। तो अगर एंगल एम एंगल क्यू के बराबर है तो एंगल एम दूसरे नंबर पे है, तो एंगल क्यू भी दूसरे नंबर पर आ जाएगा। एंगल वाला सबसे पहले लिख लेते हैं, और एंगल वाला कभी भी प्यारे बच्चों फिर हटता नहीं है। एंगल यानी कोण वाला फिर दोबारा कभी भी बदलता नहीं। जैसे ये दूसरे नंबर पर इसका स्थान निश्चित हो गया, अब ये कभी भी नहीं बदल सकता, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या कह रहा था, अब अनुपात देख लेते हैं किसमें किसमें समान है। मैं देख रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये कितना है, एम एन है, और ये कितना है, ठीक है, एम एन बट्टे पी क्यू। चेक करते हैं, एम एन बट्टे पी क्यू करते हैं, और इसका एम एल या एल एम जो भी लिखें बट्टे क्या करते हैं, क्यू आर। जरा चेक करते हैं, यही अनुपात है इनमें। देखते हैं बेटा, सभी ध्यान से देखिएगा। एम एन कितना है, 3,
ठीक है। पी क्यू कितना है 2, एम एल कितना है 4.5 और ये कितना है 3। चलिए देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा, 1 0 बढ़ेगा, 15 तिहाई 45, 15 दूनी 30। यस, यही अनुपात देख लीजिए बराबर है। इसका इसके साथ रेशियो, ठीक है, और इसका इसके साथ रेशियो क्या है बराबर है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब चेक कर लीजिए एम एन बटे क्या है पी क्यू है। एम एन कहाँ है दूसरे तीसरे पे, पी क्यू भी सॉरी एम एन बटे पी क्यू। एम एन कहाँ है पहले दूसरे पर है, तो पी क्यू भी पहले दूसरे पर होना चाहिए। ये देखिए पी क्यू पहले दूसरे पर ही है, क्यू तो नहीं हट सकता, क्यू वही रहेगा, तो पी यहाँ लिख दिया हमने। आगे बढ़ो, एम एल बटे क्यू आर। एम एल कहाँ है दूसरे तीसरे पे, बताओ क्यू आर कहाँ है दूसरे तीसरे पे। चेक कर लीजिए कि त्रिभुज जो एन एम एल है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। पी क्यू आर के, ये देखो ये मिल गया, एन एम एल त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो विकल्प सी आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, अनुपात भी चेक कर लेना, एम एन बटे पी क्यू मैंने देखा, इस त्रिभुज का एम एन, इस त्रिभुज का पी क्यू, इस त्रिभुज का एम एल, इस त्रिभुज का क्यू आर। हमने देखा ये अनुपात समान है, तो इसलिए त्रिभुज क्या है समरूप है। और लिखने का तरीका है एम क्यू के बराबर है, एम बीच में क्यू बीच में, एम एन बटे पी क्यू। एम एन है पहले दूसरे पे, पी क्यू भी ये देखो पहले दूसरे पे, फिर एम एल दूसरे तीसरे पे, और क्यू आर भी देख लो कहाँ है दूसरे तीसरे पे। चलिए बढ़ते हैं, विकल्प सी आपका प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 1/2 व्यास वाले गोले का पृष्ठ पूछा है। देखिए मैं आपको बता दूं, गोले का पृष्ठ लिखे, गोले का वक्र पृष्ठ लिखे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ लिखे, कुछ भी लिखे, पृष्ठ केवल एक ही होता है। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, कुछ भी लिख दे, केवल एक होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले में केवल एक ही पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए हल, 1/2 व्यास वाले गोले का पृष्ठ पूछा है। तो देखिए 1/2 व्यास वाले, ये देखिए ये 1/2 व्यास वाला क्या हो गया प्यारे बच्चों, गोला हो गया 1/2 व्यास वाला। अब बताइए अगर व्यास 1/2 है तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी। तो 1/2 की आधी याद कर लीजिए 1/4। कैसे मैंने बताया था, अगर कोई भिन्न है उसका आपको क्या करना है, आधा करना है, तो आप हर में 2 का गुणा कर दीजिए। लीजिए आ गया 1/2 का आधा 1/4 लगा दीजिए। क्या पूछा है, गोले का पृष्ठ, लगा दीजिए गोले का पृष्ठ। तो सुन लीजिए क्या होता है, गोले में एक ही पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखते जाइएगा प्यारे बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई, पाई का मान नहीं रखना है, पाई के पदों में चाहिए, पाई आर स्क्वायर। बताइए आर का मान कितना है 1/4, कितना है 1/4। तो 1/4 का 2 बार गुणा हो जाएगा, 4 गुणा में 4 भाग में कट जाएंगे, तो 1 एकम 1/4 पाई, कितना आया 1/4 पाई, या इसी को आप लिख सकते हैं पाई एकम पाई/4। तो फाइनली विकल्प बी आपका प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। देख लीजिए व्यास 1/2 था, तो त्रिज्या जब बनाई तो 1/2 की आधी कर दी, यानी हर में हमने किसका गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया। जब किसी भिन्न में आपको उस भिन्न का आधा करना है तो उसमें आप हर में जाकर 2 का गुणा कर देंगे, तो 1/2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, प्री बोर्ड आपके बिल्कुल नज़दीक हैं, बहुत से स्कूलों में शुरू भी हो गए हैं, तो बिल्कुल अपना अच्छे से तैयार करिए और अच्छे से गणित में पूरे नंबर लेके आइए। चलिए बढ़ते हैं, क्या है प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, सॉरी 12, क्या है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप। ये देखिए प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का जो चाप है वो केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। ये देखिए मैंने मान लिया एक चाप है कौन, ए बी। ये देख लीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप हमने ले लिया ए बी, वो जो है ना वो केंद्र पर, किस पर, केंद्र पर। ये देखिए केंद्र पर, देख लीजिए चाप जो ए बी है वो किस पर, केंद्र पर, केंद्र ओ मान लिया, पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। कितने अंश का कोण अंतरित करता है, 30 अंश का। तो कह रहा है संगत चाप की माप आपसे पूछी है। देख लीजिए ये जो चाप है
ये जो चाप आप देख रहे हैं AB चाप जो है, इसकी आपसे माप पूछी है, ये क्वेश्चन मार्क है। बताइए त्रिज्या कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से सुनना, चाप की माप पूछी है। क्या पूछे? चाप की लंबाई। देख लीजिए, चाप की संगत जो चाप है, चाप AB, ठीक है, की लंबाई, संगत चाप भी लिख सकते हैं, संगत चाप AB की लंबाई। देख लीजिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था, जब आपको कोण दिया हो, जब आपको त्रिज्या दी गई हो, तो संगत चाप की जो लंबाई होगी वो होगी 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश। क्या बताया था? 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश। चलिए सुनिएगा ध्यान से, 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश, 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश क्या होगी? 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 2 देखिएगा ध्यान से, 2 पाई, पाई के पदों में चाहिए है तो पाई को ऐसे रखेंगे, r 6 थीटा 30 बटे 360, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से कट गए क्या? 2। तो पाई एकम क्या आया? पाई। और विकल्प डी आपका प्यारे बच्चों क्या हो गया? राइट हो गया। विकल्प डी आपका क्या हो गया? राइट हो गया। याद रखना, कोण दिया हो, त्रिज्या दी गई हो, तो संगत जो चाप की लंबाई होगी वो 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश होगी, ठीक है ना। चूंकि पाई के पदों में जानना चाहता था तो उसने पाई का मान हमने फिर नहीं रखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 13 बार बार पढ़िए, समझिए और डायग्राम यानी जो चित्र है आप उसको तैयार करिए, फिर इसका आंसर निकालिए। क्या कह रहा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु, ठीक है, एक वृत्त के बिंदु, ठीक है। क्या कह रहा है? पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर, एक वृत्त के बिंदु पर, एक वृत्त के बिंदु पर, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, ये मैंने जो बना लिया है वो प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया है। के बिंदु पर, वृत्त के बिंदु पर यानी वृत्त के बिंदु पर यानी वृत्त पर कोई एक बिंदु है। देखिए वृत्त के बिंदु पर, वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये देखिए वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कौन है? PQ है। देख लीजिए ध्यान से, खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, ये देखिए केंद्र O से जाने वाली जो रेखा है से, केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है, उससे Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो OQ है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा PQ की माप बताइए। और प्यारे बच्चों सभी को मालूम है ये क्या होती है? त्रिज्या, और त्रिज्या पहले ही दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चलिए सभी को मालूम है स्पर्शी, ये देखिए स्पर्शी है, स्पर्शी, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली ये त्रिज्या है, उस पर ये क्या होती है? लंब होती है। तो चलिए ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, OPQ में, ठीक है, समकोण त्रिभुज OPQ में 90 के सामने की भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यानी 5 का वर्ग, और ये वाली भुजा कौन है? पता नहीं, PQ का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 धन PQ वर्ग। PQ वर्ग, वर्ग हटेगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा, 144 माइनस 25, ठीक है। तो देख लीजिए PQ बराबर वर्ग बराबर, घटाइए 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गए 1, 1 की 1 को 1, वर्ग हटेगा तो फाइनली दूसरी तरफ क्या चढ़ जाएगा? वर्गमूल 119। तो फाइनली वर्गमूल 119 सेंटीमीटर आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, चित्र बनाइए, फिर देखिए कहाँ पर क्या हो सकता है। देख लीजिए ध्यान से। बढ़ते हैं, अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड को, ठीक है सभी प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है? संख्याओं 182 और 78 का HCF पूछा है। देखिए दो संख्याएं हैं, एक आपकी 182 है
और एक आपकी 78 है। इनका HCF पूछा है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो भी 182 है संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। हम देख रहे हैं संख्या एक सम संख्या है, तो इसको किससे भाग देंगे? 2 से। 2 ने 18, 2 एकम 2। आगे बढ़ेंगे। अब 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, 7 3 21। अब 13 से जा रहा है, 13 एकम 13। बढ़ेंगे आगे। 78 एक सम संख्या है जिसको हम 2 से विभाजित करेंगे। देखिए 2 3 6, 2 ने 18। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो चलिए 182 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणे 7 गुणे 13, और 78 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2। देखिए मैच कर गया। 3 मैच नहीं कर रहा है, इसी लाइन में पीछे लिख देंगे। 13 मैच कर गया, ठीक है ना। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? HCF यानी मासा। क्या पूछा है? मासा। जो दोनों में होगा वो आपका मासा होगा। 2 और 13 इनका गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26। तो प्यारे बच्चों 26 आपका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करिए। अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्यारे बच्चों अगला प्रश्न? अगर आपको इसका आंसर आता हो तो कमेंट करते रहिए, मैं कंटिन्यू वॉच करता रहूँगा। आप बस आंसर को कमेंट करते रहिए। चलिए देखिए ध्यान से, क्या है अगला प्रश्न? कह रहा एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन है प्यारे बच्चों, एक बेलन है जिसके आधार की जो त्रिज्या है वो आपको 3.5 दी गई है। कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई, देख लीजिए ऊंचाई कितनी है? 8.4 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 8.4 है। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। किसका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सभी को मालूम है, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है। ठीक है, पाई के पदों में मान पूछ रहा है तो पाई को हम ऐसे ही रहने देंगे। 2π, बताइए आर का मान कितना है? 3.5 गुणे h का मान कितना है? 8.4। कितना है प्यारे बच्चों? 8.4। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पाई को ऐसे ही रहने देंगे। 2 का जब हम 3.5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 हो जाएगा, गुणे 8.4। चलिए 7 चको 28 की 8 हासिल लगी 2, 7 अट्ठे 56 और 2 कितना हो गया? 58। और कितने के बाद दशमलव लग जाएगा? 1 के बाद। इतने पाई, चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो प्यारे बच्चों वर्ग सेंटीमीटर, 58.8 पाई। विकल्प जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 16। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ये देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है? वृत्त है प्यारे बच्चों। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण बताइए। एक त्रिज्यखंड है जिसका कोण कितना दिया गया है? 60 अंश दिया गया है। त्रिज्या कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो इसका आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कहेंगे क्षेत्रफल बराबर, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? एक त्रिज्यखंड का जिसका कोण 60 अंश है और जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। लगा दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 अंश। तो पाई के पदों में जानना चाहता है। आर का मान है 4, चूंकि आर पे घात 2 है तो आर का 2 बार गुणा। थीटा कितना है? 60 बटे 360। 6 से 6, ठीक है, बार कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो फाइनली कितना आ गया? 4 दूनी 8 पाई बटे 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 दूनी 8 बटे 3 पाई। चूंकि क्षेत्रफल है तो आप कहेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो 8 बटे 3 पाई, विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दी गई है बेटा हमको। क्या? x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। कह रहा है इसका विविक्त कर बताइए। विविक्त कर यानी डी क्या होता है? b² माइनस 4ac।
तो हमारे पास ए बी सी के मान तो है नहीं, तो हम इसकी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से जब तुलना करेंगे तो एक्स वर्ग के संग कौन होता है ए, बताओ कितना है 1। एक्स के संग कौन होता है बी, बी कितना है धन 1, और जिसके संग एक्स नहीं होता है वो सी होता है, सी कितना है ऋण 1। तो ए हो गया 1, बी हो गया 1, सी हो गया ऋण 1। रख दीजिए डी बराबर, बताइए बी का मान 1 का वर्ग ऋण 4 गुणे ए का मान 1 गुणे सी का मान ऋण 1। तो डी बराबर 1 का वर्ग 1 ऋण ऋण का गुणा धन 4 एकम 4 एकम 4। तो फाइनली डी का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया 5 आ गया, और विकल्प बी आपका क्या हो गया राइट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न संख्या 18, कह रहा है द्विघात समीकरण का विविक्तकर होगा। फिर से आपसे विविक्तकर ही पूछ रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 विविक्तकर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है मूलों का योगफल, कह रहा है 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा, के मूलों का योगफल होगा, के देख लीजिए के मूलों का योगफल होगा। यस, बहुत अच्छा प्रश्न है, के मूलों का योगफल होगा। मैंने बता दिया आपको किसी द्विघात समीकरण के मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का जो योगफल होता है वो ऋण x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद कर लीजिए किसी द्विघात समीकरण में, ये आपका द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों, में मूलों का जो योगफल होता है वो ऋण x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो ऋण को ऐसे रहने दीजिए, पहचान करिए x का गुणांक चेक करते हैं, ये x वर्ग का गुणांक है, ये x का गुणांक है। बताइए x का गुणांक कितना है ऋण के 4, तो x का गुणांक हो गया ऋण 4 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया धन 4। ऋण भेज देंगे अंश में, ऋण ऋण का गुणा धन 4 बट्टे 4, तो 4 एकम 4, तो कितना आ गया 1, और विकल्प सी आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों राइट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित सारणी से आपको प्यारे बच्चों क्या निकालना है, माध्य पूछ रहा है, का माध्य होगा। तो कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों माध्य, तो सभी को मालूम है माध्य वाले प्रश्न में अगला जो कॉलम बनता है वो बनता है वर्ग का मध्यमान, जिसको हम xi से डिनोट करते हैं, बारंबारता को हम fi से डिनोट करते हैं। चलिए निकालिए वर्ग का मध्यमान, वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। जोड़िए 0 धन 10, जोड़ेंगे 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा कितना हो गया 5, इनको जोड़ेंगे 30 का आधा 15, इनको जोड़ेंगे 50 का आधा 25, इनको जोड़ेंगे 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, इनको जोड़ेंगे 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। फाइनली आगे बढ़ेंगे, अगला कॉलम बनाएंगे fi इंटू एक्स आई, करिए गुणा fi और xi का मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, 15 सत्ते 105, 25 पंचे 125, 35 अट्ठे, ठीक है ना। तो देखिए 8 पंच 40 की 0, हासिल लगी 4, 8 3 24 और 4 कितने हो गए 28, और 45 छक्के देख लीजिए 6 पंचे 30 की 0, हासिल लगी 3, और 6 छक्को 24 और 3 कितने हो गए 27। fi इंटू एक्स कर लिया। अब हम कहेंगे सिग्मा fi xi। चलिए fi xi का योग करने जा रहे हैं, देखना 0 5 5 10, 10 की 0 हासिल लगी 1। अब दाई पर आते हैं, 2 2 4 और 8 12 और 7 कितने हो गए 19, और 1 20 की 0 हासिल लगी 2, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। बढ़ते हैं आगे, बारंबारताओं के योग को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों n बोलते हैं। लगा दीजिए 7 4 11 5 16, 16 8 24 और 6 कितना हो गया 30 हो गया। लगा दीजिए फार्मूला, समांतर माध्य बराबर, क्या पूछा है प्यारे बच्चों माध्य पूछा है, यानी समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे n। तो बताओ क्या है सिग्मा fi xi 800, n कितना है 30, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 दूनी 6 हो गया, 2 पे 0 20, 3 6 18, कितना बचा 2। अब उतारने को कुछ है नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 20, 3 6 18,
फिर कितना बचा 2, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, फिर कितना हो गया 20, फिर 3 6 18, फिर कितना बचा 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 18, तो क्या करेंगे 26.6। हम देख रहे हैं तीसरा स्थान दूसरे से तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन तीसरा स्थान 5 या 5 से तो ज़्यादा है। देखिए 5 से ज़्यादा है तो 6 का यहाँ क्या कर देंगे प्यारे बच्चों 7 कर देंगे, फाइनली हो जाएगा 26.67। चेक कर सकते हैं यहाँ पर 26.66 दे रहा है, ठीक है, इसी को हम राइट कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का लास्ट प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों। क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लास्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, माध्यक नहीं पूछ रहा है, माध्यक वर्ग पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, माध्यक वर्ग पूछ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं, माध्यक वर्ग को फाइंड करते हैं। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों माध्यक वर्ग, सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हमको माध्यक वाले प्रश्न में क्या करना है, संचयी बारंबारता को बना लेना है, संचयी बारंबारता। चलिए सबसे पहले 8 में 6 जोड़े 14, 14 में 11 जोड़े 25, 25 में 18 जोड़े कितने हो जाएंगे 43, और 43 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 49 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 8 6 14, 14 11 25, 25 और 8 33 और 10 43, और 43 6 कितने हो गए 49, ठीक है ना। बारंबारताओं का योग करेंगे हम, n कितना आया 49, ठीक है। और अगर ये विषम आता है तो विषम के लिए चलता है n/1/2 वें पद का, ठीक है, मान। n/1/2 वा पद भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए n/1, विषम पर कहेंगे n/1/2 वा पद। चलिए n कितना है 49, (1/2) वा पद। चलिए 50 हो गए ऊपर, (2) वा पद। कटिंग करेंगे कितना आ गया 25, 25वां पद। पहचानिए 8 तक यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 25वां पद है। तो 8वां पद तक होता, 8 पद तक होता तो यहाँ मिलता। अब देखो 9 10 11 12 13 14 यहाँ है, ये भी नहीं है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 देखो यहाँ है। तो बस इसके जस्ट सामने आपको जाना है, 20 से 30 जो आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए 25वां पद यहाँ मिला। अब यहाँ 25 लिखा है इसलिए 25वां पद यहाँ नहीं है। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तक यहाँ पर है, इसलिए 25वां पद यहाँ पर है इस वाले, ठीक है, कि जस्ट सामने जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है यही आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग कहलाएगा। फाइनली आपका माध्यिका वर्ग 20 से 30 जो कि विकल्प भी आपका राइट हो गया। क्लास आपको कैसी लगी सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एक प्रश्न को बड़ा ध्यान से सुनिए, जो आपको अच्छे से समझ में ना आए कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा से बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।